वेलकम 12वीं क्लास। बच्चों, आपको याद होगा कि लास्ट क्लास हम लोगों ने न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था। आई होप कि वो चैप्टर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ हो। और चैप्टर में मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की थी कि डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट का बेस क्या है। मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट बिना बेस के चैप्टर को स्टार्ट कर देते हैं। अगर बेस क्लियर होगा तो चैप्टर समझने में मजा आएगा। तो मैंने आपको बताया था कि डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है हाउ टू गेट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल इन आवर कंट्री। यानी हम अपनी कंट्री के अंदर फुल एम्प्लॉयमेंट कैसे लेकर आए। यानी इस चैप्टर में जितनी चीजें तुम पढ़ोगे उन सभी का एम केवल क्या है कि फुल एम्प्लॉयमेंट कैसे क्रिएट किया जाए। ठीक है। और इसके लिए दो लोगों ने काम किया था, मिस्टर से ने और केंज ने। मैंने बताया था आपको कि से का जो प्रिंसिपल था, जिसे हम क्लासिकल अप्रोच बोलते हैं, ये लॉन्ग टर्म अप्रोच डिक्लेयर हो गई। यानी आज कोई भी करंट में इसे फॉलो नहीं कर रहा। और हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो है केन्जियन थ्योरी, मिस्टर जेम्स मिलार्ड केंज की थ्योरी हम पढ़ने वाले हैं। ठीक। अब हमारा पहला टॉपिक क्या है क्लास। मैं टॉपिक को बहुत डिटेल में लिंक बना के पढ़ाऊंगा। और अगर आपने ध्यान दिया तो मैक्सिमम टाइम मेरी कोशिश यही रहेगी कि आपको कम से कम याद करना पड़े और डेफिनेशन खुद ड्राइव हो जाए। तो मेरा पहला टॉपिक है बच्चों, एग्रीगेटिव एग्रीगेटिव डिमांड। सर, आप पहले एग्रीगेटिव डिमांड क्यों पढ़ा रहे हो? क्योंकि याद करो, क्लासिकल थिंकर्स और मॉडर्न थिंकर्स, दोनों टाइप के जो थिंकर्स थे, उनका मानना ये था कि इकोनॉमी में दो मेन फोर्सेस होती है, एक डिमांड फोर्स और एक सप्लाई फोर्स। डेट्स वाई हमारा पहला टॉपिक है एग्रीगेटिव डिमांड। सर, क्या होती है एग्रीगेटिव डिमांड? बेटा, आप खुद ड्राइव कर सकते हो। अगर मैं एग्रीगेटिव वर्ड को छिपा लूं तो डिमांड का मतलब क्या है? सर, डिमांड का मतलब होता है जब एक कंज्यूमर एक कमोडिटी को गिवन प्राइस पे खरीदने के लिए विलिंगनेस शो करता है तो वो उसकी डिमांड होती है। यानी डिमांड मींस व्हेन अ कंज्यूमर इज विलिंग टू बाय अ कमोडिटी एट गिवन प्राइस इन अ पर्टिकुलर टाइम, कॉल्ड डिमांड। है ना, यही हम जानते हैं। और यहाँ क्या लिखा है? एग्रीगेटिव। और अगर आप एग्रीगेटिव का डिक्शनरी मीनिंग देखें तो इसका मतलब होता है टोटल। बस बन गई डेफिनेशन। यानी दिमाग में ये डालो, डिमांड मतलब जब एक कंज्यूमर किसी भी चीज को खरीदता है तो वो डिमांड है। वैसी एग्रीगेटिव मतलब टोटल। अब दोनों को मिला दो तो डेफिनेशन बन गई, एग्रीगेटिव डिमांड मींस टोटल डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन अ कंट्री इन अ ईयर, कॉल्ड एग्रीगेटिव डिमांड। एग्रीगेटिव डिमांड का मतलब होता है टोटल डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन अ कंट्री या इन अ इकोनॉमी, आप कुछ भी बोल सकते हैं, उसे हम एग्रीगेटिव डिमांड कहते हैं। अब कुछ बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर, एग्रीगेटिव डिमांड तो चलो समझ में आ गया, टोटल डिमांड होती है, लेकिन फिर मार्केट डिमांड क्या होती है? मार्केट भी डिमांड तो हमने पढ़ी थी ना 11th में, तो मार्केट में भी तो आपने यही बोला था। गलत बच्चों। मार्केट डिमांड और एग्रीगेटिव डिमांड में जमीन आसमान का अंतर है। मार्केट डिमांड का मतलब होता है टोटल डिमांड ऑफ बायर्स ऑफ पर्टिकुलर कमोडिटी। इसमें एक वन सिंगल कमोडिटी की बात होती है। यानी एक सिंगल कमोडिटी की जो टोटल डिमांड होती है उसे हम मार्केट डिमांड कहते हैं। जबकि मैं एग्रीगेटिव डिमांड में बोल रहा हूं कि इकोनॉमी में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं उन सबकी डिमांड को हम एग्रीगेटिव डिमांड कहते हैं। तो याद रखिएगा, मार्केट में एक पर्टिकुलर कमोडिटी के अंदर टोटल डिमांड ली जाती है और इसमें सारी कमोडिटी की बात होती है, तो दोनों में फर्क है। तो एग्रीगेटिव डिमांड की डेफिनेशन कैसे याद रखना है? तो सिंपल ट्रिक ये है कि पहले तो डिमांड याद रखो कि जब एक कंज्यूमर किसी भी चीज को खरीदता है या खरीदने के लिए विलिंगनेस शो करता है तो उसकी डिमांड होती है। और एग्रीगेटिव का मतलब है टोटल, दोनों को जोड़ दो तो बन गया टोटल डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है। तो डेफिनेशन में मैं लिख दे रहा हूं, एग्रीगेटिव डिमांड या एग्रीगेटिव डिमांड refer to total demand of goods and services, total demand of goods and services, goods and services
services in a economy in a economy in a year ठीक है। अब जिनको नेशनल इनकम क्लियर है वो अच्छे से समझेंगे, क्योंकि ये चैप्टर न्यूमेरिकल है और इसमें मैं धीरे धीरे आपको एक एक फॉर्मूला ड्राइव करके दिखाऊंगा। एक भी फॉर्मूला ऐसा नहीं होगा जो मैं आपको डायरेक्ट दे दूं, ठीक है ना। तो पहले दिमाग में ये डाल लो, एग्रीगेटिव डिमांड रेफर टू टोटल डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन अ इकोनॉमी इन अ ईयर। यानी एक कंट्री में एक साल में जितनी गुड्स और सर्विसेज की डिमांड होती है उसे हम एग्रीगेटिव डिमांड कहते हैं। अब सर चलो ये बात तो हमें समझ में आ गई कि एग्रीगेटिव डिमांड मतलब टोटल डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, लेकिन इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? तो मैं आपको बता दूं कि एग्रीगेटिव डिमांड किसी भी कंट्री की जो है उसे कैलकुलेट किया जाता है एक्सपेंडिचर्स के थ्रू। किसके थ्रू? एक्सपेंडिचर्स के थ्रू। तो मैं यहां लिख रहा हूं एग्रीगेटिव डिमांड is calculated is calculated by एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर। यानी जो एग्रीगेटिव डिमांड होती है उसे किससे कैलकुलेट किया जाता है? एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर से। दिमाग लगाओ, अगर हम कंट्री के अंदर सारे एक्सपेंडिचर्स काउंट कर लें तो हमें पता चल जाएगा कि डिमांड कितनी हुई है। क्योंकि जब हम किसी चीज को खरीदते हैं, कोई गुड्स या कोई सर्विसेज लेते हैं, तभी हमारे एक्सपेंडिचर्स होते हैं। तो अगर हम कंट्री के सारे एक्सपेंडिचर को जोड़ दें तो हमें कंट्री की क्या मिल जाएगी? एग्रीगेटिव डिमांड। अब आप कहोगे कि सर सारे एक्सपेंडिचर कैसे जोड़ेंगे? तो मैंने कहा ना कि ये उनको अच्छे से क्लियर होगा जिन्हें नेशनल इनकम आता हो। याद करो, नेशनल इनकम में हमने एक मेथड पढ़ा था, एक्सपेंडिचर मेथड। याद है आपको? तब वहां मैंने बताया था कि एक्सपेंडिचर मेथड इज दैट मेथड इन विच वी कैलकुलेट नेशनल इनकम बाय एडिंग ऑल एक्सपेंडिचर। तो यानी एक्सपेंडिचर मेथड में हम सारे एक्सपेंडिचर्स को जोड़ते हैं, और जब हम सारे एक्सपेंडिचर्स को जोड़ते हैं तो ऑटोमेटिक हमें क्या मिल जाती है? एग्रीगेटिव डिमांड। यानी अपने दिमाग में सिर्फ इतनी सी बात रिकॉर्ड कर लो कि एग्रीगेटिव डिमांड रेफर टू टोटल डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन अ इकोनॉमी। एक इकोनॉमी के अंदर गुड्स और सर्विसेज की जो टोटल डिमांड होती है उसे एग्रीगेटिव डिमांड कहते हैं, और इसे कैलकुलेट किया जाता है किसके थ्रू? एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर्स के थ्रू। यानी अगर हम कंट्री के खर्चे ढूंढ लें, एक्सपेंडिचर ढूंढ ले, तो हमें उसकी डिमांड मिल जाती है। यानी इन सिंपल वर्ड, क्या मैं ये नहीं कह सकता कि एग्रीगेटिव डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर? यस नो? यस। तो एडी जो है वो बराबर एई होता है। तो याद रखना कि एडी किसके बराबर होता है? एई के, यानी एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर्स के। ठीक। और याद करो, एक्सपेंडिचर्स हमने कौन कौन से पढ़े थे? सर, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर्स, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और नेट एक्सपोर्ट। जिन लोगों को भी अपना एक्सपेंडिचर मेथड याद होगा, ये चीज उन्हें याद आ गई होगी कि जब हम एक्सपेंडिचर मेथड से इनकम निकालते थे तो पहले हम प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर लेते हैं, फिर फर्म्स के कंजम्पशन एक्सपेंडिचर लेते हैं, फिर गवर्नमेंट के कंजम्पशन एक्सपेंडिचर लेते हैं, फिर नेट एक्सपोर्ट लेते हैं। तो ये एक्स माइनस एम एक्सपोर्ट है। ठीक। एक एक चीज बताऊंगा, घबराना नहीं। और ये एक छोटा सा फॉर्मूला हमने अभी बनाया है, एडी बराबर एई, और एई बराबर क्या होता है? सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, जिसमें सी का मतलब है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर या हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो यहां मैंने लिखा हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है। तो सी का मतलब क्या है? हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यानी आम लोग जो भी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करते हैं गुड्स और सर्विसेज के ऊपर, उसे हम क्या बोलते हैं? हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बोलते हैं। आई का मतलब क्या है सर? आई का मतलब है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर्स ऑफ फर्म्स। फर्म्स जो भी इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर्स करती हैं उन सभी एक्सपेंडिचर्स को हम लोग क्या बोलते हैं?
आई बोलते हैं, यानी इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर ऑफ अ फर्म। मतलब कहने का ये है कि सी मतलब है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑफ हाउस होल्ड, आई मतलब है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर ऑफ फर्म। क्योंकि जो फर्म है वो कोई ह्यूमन बीइंग तो है नहीं कि वो कंजम्पशन करेगी, वो तो रॉ मटेरियल खरीदेगी इन्वेस्टमेंट पर्पस की वजह से, मशीनें खरीदेंगी इन्वेस्टमेंट पर्पस की वजह से, तो उनके जो भी प्रोडक्शन में खर्चा होता है उसे हम इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कहते हैं। और जी का मतलब है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। जी का मतलब क्या है? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। ये सिर्फ याद रखना है, हमें इतना बड़ा फॉर्मूला पढ़ना नहीं है, लेकिन कई बार पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि एग्रीगेटिव डिमांड क्या है, एग्रीगेटिव डिमांड के कंपोनेंट बताओ। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि एग्रीगेटिव डिमांड के 4 कंपोनेंट है, 1 2 3 4। लेकिन हम लोग ये चैप्टर पढ़ेंगे टू सेक्टर इकोनॉमी में। कौन सी इकोनॉमी में? टू सेक्टर इकोनॉमी। याद करिए, टू सेक्टर इकोनॉमी वो होती है जिसमें हाउस होल्ड और फर्म और गवर्नमेंट ये सब होते हैं। और थ्री सेक्टर इकोनॉमी वो होती है जिसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो जाती है। और फोर सेक्टर इकोनॉमी वो होती है जिसके अंदर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी आ जाते हैं, है ना। हमने पढ़ाया था आपको सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, तब मैंने आपको बताया था कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में जो फ्लो ऑफ इनकम होता है वो अगर हाउस होल्ड और फर्म के बीच में हो तो उसे टू सेक्टर इकोनॉमी कहते हैं, हाउस होल्ड फर्म और गवर्नमेंट के बीच में हो तो थ्री सेक्टर इकोनॉमी कहते हैं, और अगर हाउस होल्ड फर्म गवर्नमेंट और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में हो तो उसे हम ओपन इकोनॉमी या फोर सेक्टर इकोनॉमी कहते हैं। तो ये मैंने फोर सेक्टर इकोनॉमी में लिखा है, लेकिन हमें इसे पढ़ना सिर्फ दो सेक्टर ही तक है। लेकिन क्वेश्चन 3 से 4 नंबर में कई बार मैंने देखा है कि एग्रीगेटिव डिमांड क्या है, एग्रीगेटिव डिमांड के कंपोनेंट्स बताओ, तो तुम्हें आना चाहिए किसके असली में 4 कंपोनेंट होते हैं। एक, हाउस होल्ड के कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, फर्म के इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, और एक्स माइनस एम का मतलब होता है क्लास नेट एक्सपोर्ट। क्या होता है? नेट एक्सपोर्ट। और याद करो, नेट एक्सपोर्ट का मतलब होता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो जो ये एक्सपोर्ट होते हैं इन्हें हम एक्स से डिनोट करते हैं, और जो इंपोर्ट होते हैं इसे हम एम से डिनोट करते हैं, इसलिए मैंने एक्स माइनस एम लिखा है। यानी मैं सिर्फ इतनी सी बात आपको कहने की कोशिश कर रहा हूं कि आप इसे रटे नहीं, आप इसको समझे कि सर बताने की क्या कोशिश कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि डिमांड का मतलब क्या हुआ कि जब एक कंज्यूमर किसी भी चीज को खरीदता है तो उसकी डिमांड होती है। यानी व्हेन अ कंज्यूमर इज विलिंग टू परचेज अ कमोडिटी एट गिवन प्राइस इन अ पर्टिकुलर टाइम कॉल्ड डिमांड। ज्यादा टेक्निकल डेफिनेशन नहीं बोल रहा मैं डिमांड की, क्योंकि डिमांड हमने 11th में पढ़ना था, 12th में नहीं। यहां मेरा टॉपिक है एग्रीगेटिव डिमांड। एग्रीगेटिव का मतलब क्या होता है? टोटल। बस दोनों को जोड़ दो तो टोटल डिमांड मतलब डिमांड, टोटल डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन अ कंट्री इन अ ईयर। एक कंट्री में एक साल में गुड्स और सर्विसेज की जो टोटल डिमांड होती है उसे एग्रीगेटिव डिमांड कहते हैं। और इसको कैलकुलेट कैसे करा जाता है? तो बोला मैंने एक्सपेंडिचर के थ्रू। अगर हम कंट्री के एक्सपेंडिचर्स काउंट कर ले तो हमें क्या मिल जाएगी? एग्रीगेटिव डिमांड मिल जाएगी। इसके बाद मैंने आपको फॉर्मूला बताया कि एक्सपेंडिचर याद करो, एक्सपेंडिचर मेथड में कौन कौन से बताए गए? सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, ये सब हमने एक्सपेंडिचर मेथड में पढ़ा। सी मतलब हाउस होल्ड के कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होते हैं। आई जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होती हैं जो वो रॉ मटेरियल पे खर्चा करती है उन्हें इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कहते हैं। जी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है, और एक्स माइनस एम हमारे कौन से एक्सपेंडिचर है? नेट एक्सपोर्ट। अब एक खास बात मैं आपको बता दूं, हमें ये चैप्टर किस सेक्टर में पढ़ना है? टू सेक्टर इकोनॉमी में पढ़ना है। तो हमें ये टू सेक्टर इकोनॉमी में पढ़ना है, इसीलिए क्लास हमारा जो एग्रीगेटिव डिमांड एडी है वो बराबर होगा सी प्लस आई के। यानी फ्यूचर में अगर मैं आपसे पूछूं कि एडी बराबर किसके होता है तो आपको ये पूरा बताने की जरूरत नहीं है। सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, ये फोर सेक्टर इकोनॉमी में है। हमें सिर्फ इतना याद रखना है, सी प्लस आई यानी कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। सो आई होप कि आपको अच्छे से डिमांड का मीनिंग तो क्लियर हो गया होगा। अब मैं एक एक शब्द क्लियर करूंगा क्योंकि मेरा तरीका थोड़ा अलग है, मैं बुक की तरीके से नहीं चलता। तो मैंने आपको एडी समझा दिया। अब एडी किसके बराबर है? सी प्लस आई के। तो अब हम बात करेंगे सी की। तो सी मतलब क्या होता है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर।
और सबसे टेक्निकल अगर कोई पॉइंट है तो वो यही है सर, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मींस एक्सपेंडिचर ऑन कंजम्पशन कॉल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कंजम्पशन के लिए जो खर्चे किए जाते हैं उन्हें हम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहते हैं। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को दो भागों में बांटा गया है सर। कौन कौन से? एक होते हैं बेटा हमारे पास ऑटोनॉमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ऑटोनॉमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और एक होते हैं बेटा हमारे पास इंड्यूस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। क्या लिखा मैंने? इंड्यूस consumption expenditure. तो we have two types of consumption expenditure, autonomous consumption expenditure और induced consumption expenditure। अच्छे से समझना, क्योंकि देखो मैंने एडी स्टार्ट किया, एडी बराबर सी प्लस आई है, तो अब मैं सी को समझा रहा हूं, फिर मैं आई को समझा रहा हूं, यानी एक एक वर्ड आपको क्लियर करके चलूंगा। तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मतलब एक्सपेंडिचर और कंजम्पशन, और ये दो टाइप के होते हैं, एक ऑटोनॉमस कंजम्पशन और एक इंड्यूस कंजम्पशन। अब ये दोनों क्या होते हैं आइए समझते हैं। और ये तो मैं यहां अगर 1000 बार भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाऊं तो कम है, ये कई साल पेपर में लगातार आया है ऑटोनॉमस कंजम्पशन। बच्चों, ऑटोनॉमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का मतलब है ऐसे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर या ऐसे मिनिमम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर विच आर नेसेसरी फॉर सर्वाइवल। यानी ऐसे सभी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो एक इंसान को सरवाइव करने के लिए, जिंदा रहने के लिए मिनिमम करने ही पड़ते हैं, उसे हम ऑटोनॉमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहते हैं। मैं बहुत अच्छा एग्जांपल दूंगा, पहले मुझे इसकी डेफिनेशन लिख लेने दो। तो मैंने क्या कहा? ऑटोनॉमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर are those are those consumption are those minimum are those minimum consumption expenditure, minimum consumption expenditure which is necessary for survival, which is necessary फॉर सर्वाइवल, जो सर्वाइवल के लिए नेसेसरी होते हैं। ठीक है। ऑटोनॉमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आर दोज मिनिमम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर विच इज नेसेसरी फॉर सर्वाइवल। मतलब अपने आप को जीवित रखने के लिए, जिंदा रहने के लिए जो हमें मिनिमम खर्चे करने होते हैं, उन मिनिमम वालों को हम ऑटोनॉमस कंजम्पशन कहते हैं। सर एग्जाम्पल, आज के टाइम पर हम सभी लोग मोबाइल फोन को बहुत अच्छे से इस्तेमाल करना जानते हैं। मैं इसी से रिलेटेड दे रहा हूं, मेरा बात आपको क्लियर हो जाएगा। आपको पता है आजकल मोबाइल के अंदर जो हमारी टेलीकॉम इंडस्ट्रीज हैं, यानी जो सिम हम यूज करते हैं, एयरटेल, वोडाफोन और ये सारी, मैं जियो की बात यहां नहीं कर रहा, तो आपको पता है हमें हर महीने 49 रुपीज का रिचार्ज कराना ही होता है। शायद आप सबको ये बात पता हो कि अगर मान लीजिए आपके पास मोबाइल में एयरटेल की सिम है या वोडाफोन की सिम है, तो ये सिम एक महीने के अंदर आपकी इनएक्टिव हो जाएगी, आपकी इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों बंद हो जाएंगी अगर आप इसमें मिनिमम 49 रुपीज का रिचार्ज नहीं कराते हो, है ना। आप कराने को 1 लाख का रिचार्ज करा लो, आप 200 का रिचार्ज कराओ, 500 का रिचार्ज कराओ, लेकिन मोबाइल में मिनिमम रिचार्ज आपको कितना कराना पड़ता है सर? 49 रुपीज का, जिससे कि हमारे मोबाइल में इनकमिंग और आउटगोइंग चालू रहे, यानी मेरा मोबाइल जिंदा रहे। तो इस मोबाइल को सरवाइव करने के लिए 49 रुपीज का मिनिमम रिचार्ज जरूरी है। तो ये जो मिनिमम वाला है ना, ये इसके लिए होगा ऑटोनॉमस कंजम्पशन। ठीक वैसे ही एक इंसान को सरवाइव करने के लिए जो मिनिमम खर्चे करने होते हैं, कंजम्पशन करनी होती है, उसे हम ऑटोनॉमस कंजम्पशन कहते हैं। आई होप मेरी बात समझ में आ गई होगी। नाउ सेकेंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो ऑटोनॉमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स होते हैं, इट कैन नॉट बी जीरो व्हेन इनकम बिकम जीरो। ये कभी भी जीरो नहीं होते, क्योंकि इंसान को जीवित रहने के लिए कुछ ना कुछ कंजम्पशन करनी पड़ती है। इसलिए याद रखिएगा, ऑटोनॉमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कभी जीरो नहीं होते। तो इट कैन नॉट बी जीरो, कैन नॉट बी जीरो when income is zero, when income is zero। अगर इनकम जीरो भी हो जाए
तो भी ऑटोनॉमस कंजम्पशन जो है वो जीरो नहीं होते हैं। अब आप कहोगे कि सर इनकम जीरो हो रही है बट फिर भी ये जीरो नहीं हो रहे, तो फिर हम क्या करते हैं? तो मैं आपको बता दूं कि जो ऑटोनॉमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होते हैं ये जीरो नहीं होते। क्यों? क्योंकि इसके लिए हम लोग अपनी पास्ट सेविंग का यूज करने लग जाते हैं। क्या कहा मैंने? ऑटोनॉमस कंजम्पशन इनकम के जीरो होने पर भी जीरो नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि इनके लिए हम अपने पास्ट सेविंग का यूज करते हैं। आइए एग्जांपल लेते हैं। आपने देखा होगा लॉकडाउन के अंदर जब 2 महीने लॉकडाउन रहा तो हर इंसान की इनकम जीरो थी, लेकिन क्या उस टाइम वो कंजम्पशन नहीं कर रहा था? सर कर रहा था, लेकिन वो कंजम्पशन का पैसा कहां से ला रहा था? अपने बैंकों से निकाल के ला रहा था, अपनी पास्ट सेविंग को यूज कर रहा था। यानी लॉकडाउन में जब हर बंदे की इनकम जीरो थी तब भी कंजम्पशन लोग कर रहे थे, लेकिन उस टाइम पर वो किसका यूज कर रहे थे? पास्ट सेविंग का यूज कर रहे थे। तो यही बात आपको दिमाग में रखनी है कि अगर इनकम जीरो हो जाए तो भी ये जीरो नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि इनके लिए हम पास्ट सेविंग यूज करते हैं। और लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट्स डिनोटेड बाय सी बार। ये मत भूलना कि ऑटोनॉमस कंजम्पशन को किससे डिनोट किया जाता है? सी बार से, क्योंकि ये फॉर्मूले का काम करेगा आगे जाकर। अगर याद रहेगा तो फायदे में रहोगे। ठीक है, तो तीनों बातें मैंने बता दी। आइए एक बार क्विक रिकैप कर लें कि मैंने क्या बताया। मैंने कहा कि ऑटोनॉमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो है ना वो मिनिमम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है जो एक इंसान को सरवाइव करने के लिए नेसेसरी करना ही होते हैं। लाइक मोबाइल को सरवाइव करने के लिए, मोबाइल को अलाइव रखने के लिए हमें 49 रुपीज का रिचार्ज करना ही है, तभी ये मोबाइल होगा, अदरवाइज डेड है, ना इनकमिंग होगी ना ही आउटगोइंग होगी। तो ये ऑटोनॉमस हो गया। ये कभी जीरो नहीं होते। अगर इनकम जीरो हो जाए तो उस टाइम हम अपनी पास सेविंग को यूज करते हैं। और जो ऑटोनॉमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होते हैं उन्हें सी बार से डिनोट किया जाता है। आई होप की बात समझ में आई होगी। अब इंड्यूस क्या होते हैं? देखो भाई, ऐसे सभी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर विच इज रिलेटेड टू द लेवल ऑफ इनकम, जो इनकम के लेवल से रिलेट करते हो। इनकम अगर किसी की ज्यादा है तो वो ज्यादा खर्चा करेगा, इनकम कम है तो कम खर्चा करेगा, तो वो इंड्यूस होते हैं। तो ये वाले तो वो हैं जो सभी लोगों को मिनिमम अपने आप को अलाइव रखने के लिए करने हैं, और ये वो हैं जो कंज्यूमर की लेवल ऑफ इनकम पे डिपेंड करते हैं। अर्थात जिसकी इनकम ज्यादा होगी वो खर्चे ज्यादा करेगा, इनकम कम होगी तो कम करेगा। तो उन टाइप के एक्सपेंडिचर्स को हम क्या बोलते हैं? इंड्यूस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। यानी आप बोलोगे इंड्यूस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आर those which is related to income, which is related to income, जो किससे रिलेटेड होते हैं? इनकम से रिलेटेड होते हैं, उन्हें हम इंड्यूस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहते हैं। और इनको हम बोल सकते हैं कि अगर इनकम जीरो हो तो ये वाले जीरो हो सकते हैं, क्योंकि ये लग्जरी एक्सपेंडिचर्स है जो इनकम पे डिपेंड कर रहे हैं। इसीलिए इट कैन बी जीरो, इट कैन बी जीरो, इट कैन बी जीरो, ये जीरो हो सकते हैं। और इन्हें किससे डिनोट किया जाता है? तो इट्स डिनोटेड बाय MPCY। इन्हें किससे डिनोट किया जाता है? MPCY। वैसे MPC की फुल फॉर्म है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ये आप आगे डिटेल में पढ़ोगे, अभी सिर्फ ये समझ लो ये इंड्यूस का सिंबल है, बाकी डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। तो MPCY ये इंड्यूस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की सिंबल होता है। अब जरा दिमाग की बत्ती जलाओ, आपका फॉर्मूला बनकर तैयार हो गया। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितने होते हैं? सर दो, एक ऑटोनॉमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और एक इंड्यूस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अगर इन दोनों को जोड़ दें तो ये आ जाएंगे, ये सुनो, यानी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू ऑटोनॉमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इंड्यूस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ये सुनो, तो इसका मतलब हमें एक फॉर्मूला बनकर तैयार मिला, C इज इक्वल टू ऑटोनॉमस यानी C बार प्लस इंड्यूस यानी MPCY।
तो ये गांठ बांध लो कि C इज इक्वल टू क्या होता है, C बार प्लस MPCY होता है। C इज इक्वल टू C बार प्लस MPCY, ये फॉर्मूला आगे न्यूमेरिकल्स में यूज होगा। तो आई होप कि आपको ये बात अच्छे से क्लियर हुई होगी कि हमारे जो ऑटोनॉमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होते हैं, ये वो एक्सपेंडिचर्स होते हैं जो मिनिमम है और हमें जीवित रखने के लिए मिनिमम करने ही पड़ते हैं, और इंड्यूस जो लेवल ऑफ इनकम पे निर्भर करते हो। अब सर अगर ये बात आपको क्लियर नहीं हुई है तो आइए एक छोटी सी टेबल के थ्रू मैं आपको समझाऊं। मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक छोटी सी टेबल बनाई है और इसमें मैंने लिखा है एक तरफ y, ठीक है, यानी इसी बात को समझाने के लिए एक छोटी सी टेबल यूज कर रहा हूं। तो ये मैंने लिखा है y है 0, 100, 200, 300, 400, 500। सर ये y क्या होता है? y का मतलब है लेवल ऑफ इनकम या नेशनल इनकम बोल सकते हो। y का मतलब क्या है? लेवल ऑफ इनकम या नेशनल इनकम, ठीक है। अब यहां मैंने लिखा है C फॉर कंजम्पशन। अब देखो क्या समझाना चाह रहा हूं। मैंने कहा ना कि अगर इकोनॉमी में इनकम 0 हो जाए तो भी हमें कंजम्पशन करना पड़ता है। ये मैंने यहाँ 30 लिख लिया मान लो। तो ये जो 30 मैंने लिखा है ये मेरा कौन सा कंजम्पशन है? ऑटोनॉमस कंजम्पशन है। यानी मैं यहाँ दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि इनकम के 0 होने पे भी देख लो कंजम्पशन 0 नहीं होती है, क्योंकि इंसान को सरवाइव करने के लिए कुछ ना कुछ खर्चा करना पड़ता है और उसके लिए वो क्या करता है? अपने पास्ट सेविंग को यूज करता है, ठीक। और बाद में जब इनकम बढ़ती है तो वो फिर इंड्यूस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करने लगता है, बट ये तो रहते ही रहते हैं। तो मान लो ये 100 हुआ, ये भी 100 हो गया, 170, 240, 310, 380। अब ये मैंने अपने मन से ही बनाया है, सिर्फ इसमें ये दिखाना चाह रहा हूं कि जब जब इनकम 0 थी तो भी कंजम्पशन हो रहा था, ये ऑटोनॉमस है, और जब इनकम बढ़ती है तो कंजम्पशन बढ़ने लगते हैं, इंड्यूस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो इस टेबल में जरूरी नहीं कि आप यही नंबर याद करो, आप कोई भी नंबर याद कर सकते हो, बस आपने कंडीशन शो करनी है ये वाली कि देखो इनकम 0 है तो भी व्यक्ति क्या कर रहा है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स कर रहा है। और बाद में बढ़ाने वाला सिस्टम आप कुछ भी ले सकते हो। तो मैंने सब में 70 वैल्यू बढ़ाई है, देख लीजिए, 30 लेके 70 70 70 70 70 70 बढ़ा दी, ठीक। तो ये हमारे कौन से एक्सपेंडिचर है? ऑटोनॉमस। और ये सारे के सारे कौन से हैं? इंड्यूस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स हैं। अब इसी बात को अगर थोड़ा भी डाउट है तो आइए मैं आपको टेबल से भी, डायग्राम से भी समझा दूं। तो अब डायग्राम से कैसे समझा सकते हैं? इसमें टेबल डायग्राम ये सब है बच्चों। तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, सेंटर पॉइंट 0, यहां मैंने दिखा दिया नेशनल इनकम, नेशनल इनकम, यहां मैंने दिखा दिया सी यानी कंजम्पशन। मैंने कहा कि अगर किसी को टेबल से बात समझ में नहीं आई है तो आइए एक बार डायग्राम से समझा दें। देखो जो हमारे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होते हैं वो क्या होते हैं? इनकम के बढ़ने पर बढ़ते हैं। यानी अगर देखो इनकम बढ़ रही है ना, बढ़ रही है तो ये भी हमारे बढ़ रहे हैं, ठीक। और अगर इनकम घटेगी तो ये घटेंगे। तो इसका मतलब इनकम में और कंजम्पशन में पॉजिटिव रिलेशन होता है। बात को समझना, कुछ ड्राइव करना चाह रहा हूं। इनकम में और कंजम्पशन में क्या होता है? पॉजिटिव रिलेशन होता है। और आपको पता है इकोनॉमिक्स में दो ही टाइप के डायग्राम होते हैं, एक अपवर्ड स्लोपिंग और एक डाउनवर्ड स्लोपिंग। ऐसा हमने पढ़ा था माइक्रो में। अब आपको पता ही होगा कि मैक्रो में अभी तक कहीं पर भी कोई ग्राफ व्राफ नहीं आया, सिर्फ ये चैप्टर है जिसमें टेबल डायग्राम सब कुछ है। ऐसा लगेगा कि आप माइक्रो पढ़ रहे हैं। तो पहले थोड़ा सा माइक्रो को याद तो कर लो। तो 11th में जिन्होंने भी सही से पढ़ाई करी है उन्हें पता होगा कि इकोनॉमिक्स में दो टाइप के डायग्राम होते हैं, एक अपवर्ड स्लोपिंग और एक डाउनवर्ड स्लोपिंग। अपवर्ड स्लोपिंग ये वाले, ये कौन से होते हैं? जो पॉजिटिव रिलेशन दिखाते हैं। देखो मान लो ये P है और ये Q है, तो अगर आपने यहां से ये P और बढ़ाया तो साथ साथ आपका Q भी देखो बढ़ रहा है, इधर की तरफ जा रहा है। फिर आपने P और बढ़ाया तो आपका ये और बढ़ गया। तो ये पॉजिटिव रिलेशन को शो करते हैं, यानी एक चीज इंक्रीज होती है तो दूसरी चीज भी इंक्रीज होगी।
और कुछ होते हैं डाउनवर्ड स्लोपिंग जो नेगेटिव रिलेशन को शो करते हैं। देखो ये देखिए, पी ये था, क्यू ये था, मैं अपनी तरफ से कोई पी क्यू लिख रहा हूं। अब ये मैंने बढ़ा दिया, तो जैसे ही एक बढ़ेगा दूसरा देखो कम हो जाएगा। ये नेगेटिव रिलेशन में बनते हैं। यानी जब नेगेटिव रिलेशन होता है तो डायग्राम जो बनते हैं वो डाउनवर्ड स्लोपिंग बनते हैं, और जब पॉजिटिव रिलेशन होता है तो अपवर्ड स्लोपिंग बनते हैं। तो ये क्यों बता रहा हूं कि यहाँ दिमाग की बत्ती जल जाए। तो देखो, इनकम में और कंजम्पशन में कैसा रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन है। तो डाउनवर्ड बनेगा या अपवर्ड बनेगा, सर अपवर्ड स्लोपिंग बनेगा। तो आपका डायग्राम अपवर्ड स्लोपिंग बनेगा। बट ठहरो, बनेगा तो अपवर्ड स्लोपिंग, लेकिन वो जीरो से स्टार्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कंजम्पशन कभी भी जीरो नहीं होती। इंसान को सरवाइव करने के लिए मिनिमम कंजम्पशन करनी ही पड़ती है, इसीलिए ये ऊपर से स्टार्ट होता है। तो बनेगा तो अपवर्ड स्लोपिंग ही, लेकिन ये कंजम्पशन सी बराबर होता है सी बार प्लस एम पी सी वाई, और ये ऊपर से स्टार्ट होता है क्योंकि ये हमारा ऑटोनॉमस कंजम्पशन है जो कि कभी जीरो नहीं होती। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को ये डायग्राम भी अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अभी तक अगर आप ध्यान दें तो मैंने आपको एक एक शब्द क्लियर किया। पहले एग्रीगेटिव डिमांड समझाया, उसके कंपोनेंट्स बताए, फिर ये भी बताया कि हमें दो ही पढ़ने हैं, सी प्लस आई। सी का मतलब क्या होता है, ऑटोनॉमस कंजम्पशन और इंड्यूस कंजम्पशन। फिर इसी चीज को मैंने टेबल और डायग्राम से समझाया। अब याद करो, एडी का मतलब क्या है, एग्रीगेटिव डिमांड, जो कि होता है सी प्लस आई। तो एडी मैंने बता दिया, सी मैंने आपको बता दिया। अब हम किस पे चलेंगे, इन्वेस्टमेंट पे। लेकिन क्लास ये करेंगे हम अगली क्लास में, क्योंकि क्लास ऑलरेडी लेंदी हो गई है। तो आपका होमवर्क क्या है, तो क्लास आपका होमवर्क ये है कि इन सभी चीज़ों के नोट्स बनाएं, और बच्चों फीडबैक ज़रूर दें, जिससे कि आपकी कमी मुझे पता लगे कि क्या चीज़ आपको समझ में नहीं आई है, और वो मैं आपके साथ डिस्कस करूं। अगर फीडबैक देंगे तो ये मेरे लिए एक वैल्यूएबल पॉइंट का काम करेगी, जिससे कि मैं आगे क्लास को बनाने में मुझे दिक्कत नहीं होगी। ठीक है क्लास, तो अगली क्लास हम डिस्कस करेंगे इन्वेस्टमेंट के बारे में और प्लस एग्रीगेटेड सप्लाई के बारे में। तो बच्चों, आज की क्लास के लिए इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।